हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कुंजन। आज हम लोग एसपी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे बिकॉज सेकंड चैप्टर इज द बेस। अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझा तो आप फर्स्ट चैप्टर आसानी से समझ जाओगे। सो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कंपनी में जो लगाए हुए पैसे, फाइनेंस मीन्स मनी, राइट? सोर्स का मतलब पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो दो ऐसे सोर्स है जहां से कंपनी में पैसे आते हैं। पहला क्या है? ओन्ड फंड एंड सेकेंड वन इज बोरोड फंड, राइट? तो दो ऐसे सोर्स है जहां से कंपनी को पैसे मिलते हैं। पहला क्या है? ओन्ड फंड एंड सेकेंड वन इज बोरोड फंड। नाउ ओन फंड में फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? शेयर्स। नाउ व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स के बारे में आपको कुछ पता है कि शेयर्स क्या होता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट शेयर्स? नो? सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि शेयर्स होता क्या है। समझो एक लड़की है, ओके? देयर इज वन गर्ल। एक लड़की है और उसको हम लोग नाम देते हैं ऋतु, राइट? सो नाउ दिस गर्ल ऋतु, वो एक बेकर है। कौन है वो? एक बेकर। बेकर का मतलब तो पता ही होगा, वो पर्सन जो केक्स एंड वो सारी चीजें बेक करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेकर बोलते हैं, राइट? तो ऋतु जो है वो क्या है? बेकर है। वो केक्स और वो सारी चीजें बनाती है। सो केक्स, उसके अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना बहुत पसंद है, जैसे कि चॉकलेट केक, फ्रूट केक एक्सेट्रा। एंड उसके साथ उसको कप केक्स एंड ऑल वो सारी चीजें भी बनाना बहुत पसंद है ना? तो ऋतु स्टार्टिंग में तो वो अपने घर पर ही केक बनाती थी, राइट? क्योंकि उसे उतने ऑर्डर्स नहीं मिलते थे। बट हर वर्क वाज गुड। ऋतु का काम जो है वो बहुत अच्छा था। तो उसको ऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलने लगे, राइट? तो स्टार्टिंग में उसके घर पे ही वो केक बनाती थी, बट अब जब ऑर्डर्स ज्यादा मिलने लगे तो ऋतु ने क्या सोचा कि मैं एक छोटी सी बेकरी ओपन कर लेती हूँ। क्या ओपन कर लेती हूँ? बेकरी। नाउ अगर मुझे कोई बेकरी या ऐसा कोई चीज ओपन करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना। बिना पैसों के मैं कोई बेकरी ओपन कर पाऊंगी क्या? वॉट आई नीड मनी, राइट? है ना? तो वो गई अपने मॉम डैड के पास और उसने अपने मम्मी डैडी को क्या बोला कि मैं एक बेकरी ओपन करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। ये ऑर्डर्स को मैं अभी घर पे रह के फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। अगर ये ऑर्डर्स को मुझे फुलफिल करना है तो मैं बेकरी में ही फुलफिल कर पाऊंगी, राइट? सो उसने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम खुद रेंट के घर पे रहते हैं, सो हमारे पास पैसे नहीं है। तो अभी देखो, अगर आपको पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? आपके पेरेंट्स के पास जाते हैं, है ना? पेरेंट्स ने के पास पैसे नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? रिलेटिव्स। आप नेक्स्ट किसके पास जाते हैं? रिलेटिव्स के पास जाते हैं। वो भी रिलेटिव्स के पास गई और रिलेटिव्स को उसने सेम चीज बताई कि मैं एक बेकर हूँ और मुझे बेकरी ओपन करनी है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। आफ्टर सम टाइम मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। तो रिलेटिव्स, ओके, तो रिलेटिव्स जो थे उन्होंने भी यही चीज बोली कि मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। रिलेटिव्स ने भी यही चीज बोली कि उनके पास पैसे नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपने पेरेंट्स से पैसे मांग लिए, वहां से नहीं मिला, रिलेटिव से पैसे मांग लिए, वहां से नहीं मिले, तो नेक्स्ट हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऋतु भी चली गई बैंक के पास और बैंक वालों को उसने बोला कि वो यहाँ पर ये ओपन कर रही है। क्या ओपन कर रही है? बेकरी ओपन कर रही है। तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है, राइट? तो बैंक वालों ने क्या बोला कि हाँ, हम आपको लोन तो दे देंगे। हम आपको क्या दे देंगे? लोन दे देंगे। बैंक आपको क्या दे रही है? लोन दे रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, एक बेकरी ओपन करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? समझो कि आप थोड़े
रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको 50 lakhs की जरूरत पड़ेगी जिससे आप आपकी बेकरी ओपन कर लोगे। तो बैंक वालों ने बोला हाँ हम आपको लोन तो दे दोगे बट लोन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको कोई ना कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, क्या गिरवी रख सकते हैं? वो तो एक रेंटेड हाउस में रहती है ना? गिरवी रखने के लिए यहाँ पर उसके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 50 lakhs के आसपास हो, राइट? बट उसके पास ऐसे कोई चीज थी ही नहीं। तो अब वो क्या करे यही सोच के वो बैंक से बाहर निकल गई। बाहर जैसे ही निकली उसको उसका एक फ्रेंड मिल गया और वो उसका जो फ्रेंड था उसका नाम था राम। उसने अपनी पूरी राम कहानी राम को सुनाई कि ऐसा ऐसे है, मुझे एक बेकरी ओपन करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो राम ने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अब जब आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, राइट, आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो ना, आप बिजनेस करने के लिए आपको पैसे चाहिए तो ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? आपको पैसे देंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले हम शेयर्स समझ लेते हैं कि वो पैसे हम लोग को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स के फॉर्म में आपके पास पैसे किस प्रकार आते हैं? समझो आपको 50 lakhs की जरूरत है ना, ये जो टोटल अमाउंट जिसकी आपको जरूरत होती है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स कैपिटल। ये जो 50 lakhs की आपको जरूरत होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। कोई भी इन्वेस्टर्स आपको पूरे के पूरे 50 lakhs रुपीस नहीं देते। यहाँ पर वो क्या करते हैं? आपको छोटी छोटी अमाउंट्स देते हैं। समझो कि आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, राइट? एक इन्वेस्टर्स ने आपको 10 लाख दिया, एक ने 5 लाख दिया, वैसे ही आपको सारे इन्वेस्टर्स ने थोड़े 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 पैसे दिए। तो यहाँ पे ये जो 10 लाख रुपीस एक इन्वेस्टर्स ने दिया, ये जो 5 लाख रुपीस दिया, मतलब ये एक पार्ट है ना शेयर कैपिटल, ये एक शेयर कैपिटल का पार्ट है। और ये जो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। अब जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो? शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका नाम इन्वेस्टर्स से हटके अब हम आपको क्या बोल देंगे? शेयर होल्डर। अब हम आपको क्या बोल देंगे? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को पैसे देती है, मतलब वो ऋतु की कंपनी को पैसे देगी। क्या देगी? वो पैसे देगी। किसको पैसे देगी? कंपनी को। और ऋतु जो है वो उनको क्या देगी? ऋतु उनको देगी शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट में हर एक डिटेल लिखी हुई रहती है, किसने लिया, कितना लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर है ना? द पर्सन जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो पर्सन जो हो जाते हैं वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। द पर्सन जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं और उसे हम लोग कंपनी के मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? कंपनी के मेंबर्स। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता है, अच्छा अगर आप मेंबर बन गए, अगर आप ओनर बन गए, मतलब कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सेदार भी आप बनोगे, मतलब उसका एक आधा हिस्सा जो है वो आपके पास जाएगा, राइट? है ना? बट अगर आपको कंपनी का हिस्सा किसी को नहीं देना है, आपको पैसे चाहिए लेकिन पैसे इन द फॉर्म ऑफ लोन चाहिए, तब आप क्या ले सकते हो? तब आप डिबेंचर्स का सहारा ले सकते हो। हर एक चीज सेम होती है। डिबेंचर्स जो रहते हैं मतलब इन्वेस्टर्स छोटे छोटे अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे वो लोग शेयर्स की तरह इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे वो लोग डिबेंचर्स की तरह इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर आप डिबेंचर्स की तरह अगर आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ लोन। मतलब यहाँ पे कंपनी आपको मेंबर नहीं बना रही है, यहाँ पे कंपनी आपके पास से लोन ले रही है, राइट? सिर्फ उतना ही फर्क होता है। मेंबर तब बनेंगे आप कंपनी के जब आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी का, तो आप मेंबर नहीं बनोगे, आप क्या बन जाओगे? क्रेडिटर बन जाओगे वो कंपनी के,
आई होप कि इतना समझ में आ रहा है। बाद में तो हम लोग जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग ये पॉइंट जो है वो क्लियर करते जाएंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कितने टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं? टू टाइप। कितने टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं? टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? ओन्ड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में दो चीजें आती है, वन इज शेयर्स जो हमने अभी अभी समझा, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि समझो आपको ये टाइम पे प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपीज का। कितना प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 60,000 रुपीज जो है, 60,000 रुपीज जो है वो आपके एक्सपेंसेस में निकल गया, राइट? जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपने शेयर्स में अगर आपके इन्वेस्टर्स ने शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या मिलेगा? उनको हमें डिविडेंड देना पड़ता है, कंपनी उनको डिविडेंड की तरह पैसे देती है, राइट? तो यहाँ पे डिविडेंड आपने दिया, डिबेंचर्स में जिसने पैसे लगाए थे उनको आपने इंटरेस्ट दिया, कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो सारे किए, ये प्रॉफिट में से 60,000 रुपीज आपके एक्सपेंसेस में निकल गए। तो मुझे बोलो कि अब बचे कितने हैं? 40,000 रुपीज बचे आपके पास। कितने पैसे बचे? 40,000 रुपीज आपके पास बचे हैं। ये 40,000 रुपीज का आप अभी फिलहाल कोई यूज नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? 40,000 रुपीज का आप अभी फिलहाल कोई यूज नहीं कर रहे हो, मतलब ये आपकी सेविंग हो गई, है ना? ये जो पैसे आपने सेव किए हैं, ये सेव हम लोग कहाँ पे करते हैं? रिजर्व फंड में करते हैं, और इसे ही हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। क्योंकि ये पैसे जो हमने सेव किए वो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? कंपनी के भलाई के लिए, कंपनी के लिए ही यूज करेंगे। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर है। रिटेन अर्निंग। ओन कैपिटल, ओन कैपिटल का मतलब खुद के पैसे, खुद का कैपिटल, जहां पे आपने लोन की तरह पैसे नहीं लिए। तो ओन कैपिटल आर ऑफ टू टाइप, वन इज शेयर्स एंड सेकेंड वन इज रिटेन्ड अर्निंग। आई होप कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्लियर है। नाउ सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेप्ट कैपिटल। डेप्ट का मतलब क्या होता है? लोन। लोन। यहाँ पे बोरोड कैपिटल का मतलब यहाँ पे आपको पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे आपको इन द फॉर्म ऑफ लोन मिल रहा है। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन जो आपको चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बोरोड कैपिटल में आपको पैसे किस प्रकार मिल रहे हैं? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, दो टाइप के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, वन इज ओन्ड कैपिटल एंड सेकेंड वन इज बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब आपके खुद के पैसे, राइट? आपको कौन से फॉर्म में मिलेंगे? वन इज शेयर्स एंड सेकेंड वन इज रिटेन्ड अर्निंग। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल समझेंगे। सेकेंड इज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में कौन कौन आ जाता है? डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, bonds, ADR, GDR, banks, financial institution, trade credit, etc. I hope कि यहाँ तक आपका क्लियर है। Now we will start with shares. सो सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल। अब सोर्सेस ऑफ ओन्ड कैपिटल होता क्या है? द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर, मतलब शेयर होल्डर, उसे ही हम लोग ओन कैपिटल बोलते हैं या फिर ओनरशिप कैपिटल। ये जो पैसे आपको शेयर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं या फिर रिटेन अर्निंग के फॉर्म में मिल रहे हैं उसे ही हम लोग ओन कैपिटल या फिर ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं। द शेयर होल्डर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी and supply necessary capital. It is in one form of own capital. यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, राइट? शेयर होल्डर्स हम उसे ही बोलते हैं ना जिसने शेयर्स परचेज किया है। तो शेयर होल्डर्स परचेज करते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी। किसके शेयर्स परचेज करते हैं? आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, और नेसेसरी कैपिटल, वही पैसे जो कंपनी को चाहिए वो शेयर होल्डर्स देते हैं। और इसके लिए यही एक फॉर्म है जहां से आपके पास ओन कैपिटल आता है। मतलब कंपनी के पास ओन कैपिटल कैसे आता है? तभी आता है जब शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स।
अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग। दो फॉर्म थे राइट, पहला क्या था शेयर्स और सेकंड वन क्या था रिटेन्ड अर्निंग। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के जो पैसे हैं उसको यूज नहीं करना। प्लग बैक का मतलब क्या होता है, वो पैसों को आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको सेव कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो और यही पैसों को आप री इन्वेस्ट कर रहे हो। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स। यहाँ पे रिटेन अर्निंग का मतलब ये कौन सा सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, आउटसाइडर्स नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो रहते हैं वो मेंबर्स होते हैं राइट, पैसे आपको मेंबर्स से मिलता है, तो रिटेन अर्निंग आपकी प्रॉफिट से मिल रहा है राइट, मतलब आपकी कंपनी के प्रॉफिट से ही आपको पैसे मिल रहा है, तो इसके लिए वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, आप कहीं पे से पैसे लेने नहीं गए हो, आपकी कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से आपने एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसे बचे वही आपका रिटेन अर्निंग होता है, तो वो क्या होता है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। ओन कैपिटल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर्स अगर आपने कोई कंपनी के परचेज किए हैं तो शेयर्स हमेशा के हमेशा वो जो पैसे रहते हैं, अगर आप शेयर होल्डर हो राइट, आपने 10 लाख रुपीस जो है वो कंपनी को दिए, तो ये कंपनी के पास ऑलमोस्ट तब तक रहेगा जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, इसलिए हम उसे परमानेंट कैपिटल बोलते हैं कि एक बार आपके पास जो पैसे आ गए वो पैसे वापस से जाने नहीं वाले। as it is retained only at the time of winding up of the company। winding up का मतलब क्या होता है, कंपनी बंद हो तब। owners capital okay, owned capital in the form of share capital provide initial source। initial को source का मतलब क्या होता है, starting source होता है of capital for a new company। एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर रही है तो उसको इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो पैसे मिलता है वो शेयर्स कैपिटल के फॉर्म में ही मिलता है। It can be raised any time later to satisfy additional capital। अभी आपको जो भी पैसे मिले उसे आज का तो फुलफिल हो गया, अभी आपको 50 लाख रुपीस मिले तो आज आपकी जो कंपनी है वो बन गई राइट, लेकिन कल अगर आपको ये कंपनी का ब्रांच ओपन करना है तो वापस से आपको पैसे चाहिए रहेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ये कभी भी फ्यूचर में पैसे जो है वो रेज हो सकते हैं। However, retained earning cannot be an initial source of company। retained earning आपके initial source नहीं होते, क्योंकि retained earning profit में से मिलता है ना, तो वो कभी आपका स्टार्टिंग सोर्स नहीं होता है, वो कभी आपका इनिशियल स्टेट नहीं होता है पैसों का राइट, बट इट कैन बी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी रन्स इट बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंट। आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है ना। प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, वही बंदा जिसको आइडिया होता है बिजनेस करने का, बिजनेस करने का जिसको आइडिया आता है उसको ही हम लोग प्रमोटर बोलते हैं, है ना। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। यहाँ पे प्रमोटर डिसाइड करता है, जो कंपनी बनाता है वही बंदा डिसाइड करता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत होती है, कितने पैसों की जरूरत है आपकी कंपनी को, कितना शेयर्स चाहिए, कितने शेयर्स आपको खरीदने चाहिए राइट। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज। यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पैसे आप कंपनी ले सकती है वो आपके कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक बुक रहती है राइट, जिसमें हर एक चीज इन डिटेल में लिखा हुआ रहता है कि कंपनी कैसे चलाए जाए, है ना। Let us learn in detail the various sources of own capital। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ओन कैपिटल के बारे में राइट। नाउ शेयर्स क्या होता है, द टर्म शेयर्स उसका डेफिनेशन आपको दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। शेयर्स का डेफिनेशन आपको कहाँ पे मिलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। शेयर्स का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2019। ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं कि कंपनी कैसे चलेगी राइट। द कंपनी एक्ट 2013
2013 में ये जो कंपनी एक्ट बना था उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में शेयर्स का डेफिनेशन दिया गया है। शेयर मींस अ शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है? देखो डेफिनेशन क्या है। शेयर मींस अ शेयर। शेयर क्या होता है? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड। टोटल अमाउंट ऋतु को कितना चाहिए था? 50 लाख, तो वो क्या हो गया? शेयर कैपिटल। याद है? तो शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक। यहाँ पे 50 लाख में से आपको पता है एक जन ने 10 लाख दिया था, एक जन ने 5 लाख रुपए दिए थे, तो ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। 10 लैक्स दिए थे, 5 लैक्स दिए थे, ये एक शेयर है ना। ये क्या है? शेयर है। कहाँ पे वो शेयर है? शेयर कैपिटल में वो शेयर है। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। मुझे एक चीज बोलो, कभी भी कोई इंसान एक शेयर खरीदता है क्या? नहीं, वो बंडल्स ऑफ शेयर एक साथ खरीदते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। राइट, आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इजी भी है, तो प्लीज आप इसको लर्न कर लेना। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर वो एक ऐसा यूनिट है जिससे हमें पूरे शेयर कैपिटल को डिवाइड किया है। देखा ना, ये पूरा जो है वो शेयर कैपिटल है, ये पूरा जो है वो शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड कर लिया है ना, जैसे इसे 10 लाख रुपए दिए है ना, इससे 5 लाख रुपीस दिए, तो ये सब क्या है? शेयर है। ये शेयर एक ऐसी चीज है जिससे पूरा एक शेयर कैपिटल को हमने क्या किया? डिवाइड किया है। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट। ये जो स्मॉल पार्ट में हम लोग ने ये सबको डिवाइड किया और ये हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। राइट, आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 लाख रुपए आपको जो मिला है वो फेस वैल्यू होता है। मतलब ये वो अमाउंट है जो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे दिखेगा। राइट, अमाउंट जो आपके शेयर सर्टिफिकेट में दिखता है उसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। डन। शेयर इज द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। छोटा सा यूनिट है ना। आपको 50 लाख रुपए चाहिए थे, 50 लाख रुपए में से आपने कितना दिया? 5 लाख रुपए, तो ये स्मॉल अमाउंट है। राइट, तो शेयर वो एक स्मॉल यूनिट है ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। 50 लाख का एक हिस्सा 5 लाख। समझ में आ रहा है? इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। यहाँ पे पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कैसे सब्सक्राइब करते हैं? छोटे छोटे अमाउंट्स में सब्सक्राइब करते हैं। ओके, अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विश। एक पर्सन उतने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकता है जितना उसे चाहिए। राइट, अ पर्सन हु परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो पर्सन जो है वो परचेज करता है शेयर्स ऑफ द कंपनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। और शेयर होल्डर बोलते हैं या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। वाई? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, और ओनर्स को हम लोग मेंबर भी बोलते हैं। आई होप कि शेयर्स जो है वो आपका क्लियर हो गया। वापस से एक बार डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। आई होप दिस इज क्लियर। डेफिनेशन आपको लर्न करना है और नीचे जो भी दिया गया है वो डेफिनेशन का मीनिंग है। राइट, ओके, अब हम फीचर्स पढ़े तो फीचर्स ऑफ शेयर्स, पहला क्या है? मीनिंग। अच्छा, शेयर्स क्या होता है भाई? स्मॉल यूनिट ऑफ सॉरी, शेयर्स होता क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख, लेकिन टोटल आपको कितना चाहिए था? 50 लैक्स। तो 50 लैक्स का छोटा अमाउंट, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। ओनरशिप, द ओनर्स ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। यहाँ पे ओनरशिप, ओनर जो भी होता है शेयर्स का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। इट शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। तो यहाँ पे वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर्स बन जाते हैं। मतलब एक छोटा सा हिस्सा वो उनके नाम पे होता है कंपनी का।
राइट, डिस्टिंक्टिव नंबर। अनलेस यहाँ पे कैसे होता है पता है, डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब क्या होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है वहां पे एक अलग सा नंबर आपको दिया जाता है, और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाता है जिस जो आपकी पहचान होती है। राइट, डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब एक अलग नंबर। अनलेस डिमटेरियलाइजेशन, ईच शेयर्स हैज डिस्टिंक्टिव नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, और ये जो अलग नंबर जो आपको दिया रहता है ना, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया रहता है, जिससे हम आपको पहचान पाए। राइट, और ये नंबर कहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, शेयर सर्टिफिकेट में। नाउ नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ। राइट, एविडेंस ऑफ टाइटल, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर अ कॉमन सील। ये जो शेयर सर्टिफिकेट आपने बनाया है, तो यहाँ पे आपके कंपनी के नाम का थप्पा लगता है। क्या लगता है, थप्पा। और वो जो थप्पा जो लगता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है ना, अगर यहाँ पे आपकी कंपनी का थप्पा लग गया, मतलब ये जो है ये प्रूफ बन गया ना, जिससे हम बोल पाए कि भाई हमने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हैं। राइट, तो इसे ही हम लोग एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है। तो प्रूफ क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। विजिबल थिंग नहीं होता है, मतलब शेयर्स को हम देख नहीं सकते, बट शेयर सर्टिफिकेट को तो हम देख सकते हैं ना। तो शेयर सर्टिफिकेट में हर एक चीज जो रहती है वो डिटेल में लिखी गई रहती है। राइट, या फिर डिमैट शेयर्स, और इन द फॉर्म ऑफ डिमैट शेयर्स। डन डन, डिमैट शेयर्स मेनली आपको कैसे दिखता है पता है, अभी अगर आपको शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डिमैट अकाउंट वो आपकी अकाउंट्स मेंटेन करता है, कितने शेयर्स बाय किए, कितने शेयर्स बेचे, तो उसकी डिटेल्स जो रहती है वो आपको डिमैट अकाउंट में पता चलती है। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे 3 वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं, 2 यहाँ पर है, एक पीछे, तो पहले ये 2 समझ लें। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स, ईच शेयर्स हैज वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। मतलब हर एक शेयर का अपना एक वैल्यू होता है जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं। राइट, तो पहला क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है गाइस, द वैल्यू इज रिटेन ऑन शेयर सर्टिफिकेट। मैंने आपको पहले ही बोला, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट, वो वैल्यू जो आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है। राइट, एंड मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वही अमाउंट हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन करते हैं। सेकेंड वाला क्या है, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब वो प्राइस जिसमें आपकी कंपनी जो है वो शेयर्स को सेल करना चाहती है। फेस वैल्यू वो अमाउंट जो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है। इश्यू प्राइस मतलब वो प्राइस जो इसमें आपकी कंपनी जो है वो शेयर्स को सेल करना चाहती है। इट इज अ प्राइस एट विच कंपनी से सेल्स इट शेयर्स, मतलब ये एक वो प्राइस है जिसमें आपकी कंपनी जो है वो शेयर्स को सेल करती है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू। हमने देखो फेस वैल्यू पढ़ लिया, इशू प्राइस पढ़ लिया, थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, आपके शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो कभी भी सेम होते हैं क्या, हमेशा सेम रहते हैं? नहीं, आपके शेयर्स के जो प्राइस है वो चेंज होते रहते हैं एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। शेयर्स की डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, शेयर्स की डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस भी कम होंगे। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, राइट, अगर रिलायंस कंपनी कोई क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है तो वो क्षेत्र के शेयर्स के प्राइस जो है वो बढ़ेगी, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। राइट, कहीं पे काम अगर अच्छे से नहीं कर पा रही है तो वहां की डिमांड जो है वो कम होगी। राइट, अगर डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होगा। नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है, 100 लोग हैं जो आपके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ 10 लोगों को ही देना चाहते हैं, है ना, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, आप आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ा दोगे। जो ज्यादा पैसा देगा वही आपके शेयर्स परचेज कर पाएगा, है ना। क्यों, यहाँ पे पैसे इसलिए बढ़ गए क्योंकि सप्लाई कम थी, है ना। नेक्स्ट इज सप्लाई ज्यादा है, आपको ज्यादा 100 मेंबर्स चाहिए आपके शेयर्स परचेज करने के लिए, लेकिन 10 ही मेंबर है जो आपके शेयर्स परचेज करना चाहता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्राइस को कम कर दोगे। प्राइस कम होगी तो ज्यादा लोग जो है वो आपके शेयर्स परचेज करेंगे।
आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। नाउ मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड, डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड, तो जो भी वैल्यू होता है शेयर्स का वो कैसे डिसाइड होता है, इज डिसाइड बाय द फोर्सेस, मतलब डिमांड, बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन मार्केट शेयर, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपके शेयर्स की जो प्राइस होती है वो डिसाइड होती है। नाउ नेक्स्ट इज राइट, आपकी राइट क्या होती है, आपने शेयर्स खरीद लिए तो आपकी राइट क्या है, अगर आपने शेयर्स खरीद लिए तो यहाँ पे आपके पास राइट होता है ना कि आप लोग कंपनी की जो बुक्स है, मतलब फाइनेंशियल बुक जहाँ पे आपको असेट एंड लाइबिलिटी दिखाई गई है, तो वो सारी बुक को आप लोग इंस्पेक्ट कर पाओ, इंस्पेक्ट मतलब आप वो बुक्स को चेक कर पाओ कि ये लोग लॉस बोल रहे हैं, रियल में लॉस हुआ है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हो ना, राइट। राइट्स टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग, यहाँ पे अगर शेयर होल्डर की मीटिंग, यहाँ पे अगर कंपनी में कोई भी मीटिंग हो रही है तो शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो मीटिंग में भाग ले, भाई इतना इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, आप कंपनी में क्या कर रहे हो वो जानने का हक भी होता है शेयर होल्डर का, तो शेयर होल्डर जो है वो मीटिंग्स जो है वो अटेंड करते हैं। एंड राइट टू वोट, यहाँ पे आप जो भी पॉइंट रेस करो वो पॉइंट में ये शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करेगी, वोट करेंगे। वोट का मतलब क्या होता है, मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को एक्सपांड करना चाहती हूँ, राइट, तो शेयर होल्डर्स यहाँ पे वोट करेंगे कि एक्सपांड करना चाहिए या नहीं, समझ में आ रहा है। अगर शेयर होल्डर्स ने मैक्सिमम वोट किए तो मैं एक्सपांड कर सकती हूँ, अगर मुझे वोट्स नहीं मिले तो मैं एक्सपांड नहीं कर सकती। वाई, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उनको भी राइट होता है कि वो आपकी कंपनी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। राइट्स, a share confer certain rights on its holder such as right to receive dividend, आपके पास राइट होता है ना, शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो आपको डिविडेंड मिले, कंपनी आपको डिविडेंड दे, है ना। डिविडेंड के लिए तो शेयर होल्डर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए रहते हैं। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लॉफुल बुक, आपकी कंपनी के मेन बुक्स उसको आप इंस्पेक्ट कर सको। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग, सिर्फ शेयर होल्डर की मीटिंग आपको अटेंड नहीं करनी है, आप उसमें वोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम, अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, मतलब यहाँ पे एक शेयर होल्डर के पास राइट है कि वो आपके नेट प्रॉफिट में उन्हें आपका हिस्सा मिले। आप कंपनी के मेंबर हो ना, तो मेंबर के पास राइट होता है कि नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 10 लाख रुपए बने हैं, 10 लाख रुपए अगर आपकी प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपका भी होगा। समझो कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो हिसाब से आपको 1% जो है वो प्रॉफिट का हिस्सा मिला है, तो 1% आपको पैसे मिलने चाहिए, राइट। तो इनकम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शेयर होल्डर की राइट होती है कि उन्हें शेयर्स में के प्रॉफिट में से, मतलब कंपनी के प्रॉफिट में से उनका शेयर मिले, इट इज नोन एज डिविडेंड। और ये जो 1% उनको पैसे जो मिल रहे हैं वो कौन से फॉर्म में मिल रहे हैं, डिविडेंड के फॉर्म में मिल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शेयर्स ट्रांसफर करना। शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, आपके नाम पे है, अगर आपको किसी और को गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये जानते हैं, राइट। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब मेरे नाम के शेयर से मैं अपनी बहन को फ्रीली दे सकती हूँ, राइट, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, बट आप, मैं अपनी बहन के नाम पे शेयर्स तो ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन वही तरीके से मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ जो तरीका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर कर ही मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। नाउ अच्छा, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, राइट, राइट, तो शेयर्स जो रहता है वो कैसा होता है, आप शेयर होल्डर हो ना, तो शेयर्स इस मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई ना। अगर कल आपको लोन की जरूरत हुआ तो आप शेयर्स को गिरवी रख के भी आप लोन ले सकते हो, हाँ या ना। तो शेयर्स क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब क्या होता है, आप उसको मूव कर सकते हो। बिल्डिंग मूवेबल होता है क्या, नहीं, बट शेयर्स को आप मूव कर सकते हो, तो शेयर्स क्या होता है, मूवेबल
मूवेबल प्रॉपर्टी होता है ऑफ अ शेयर होल्डर। कितने काइंड्स मतलब टाइप, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? तो दो टाइप के शेयर्स होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर है और एंड आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच अगर आपने ये लेक्चर सुना है तो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पॉइंट्स जो है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।